हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हितेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर हम यूपीएससी और एमपीपीएससी से संबंधित जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। यदि आपको स्टैटिक पोर्शन जैसे यूपीएससी के कोई सब्जेक्ट जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, इथिक्स हुआ, या फिर पॉलिटी, या फिर बोल सकते हैं ज्योग्राफी, इन विभिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में जो कंटेंट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाता है। आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ जाकर इन सभी कंटेंट जो उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज करंट अफेयर सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक टॉपिक जो आया था द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में। यानी एक पेज आता है एक्सप्लेन वाला जिसमें विभिन्न टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। उसी में एक्सप्लेन सेक्शन में ये वाला एडिटोरियल आया था। इसमें बोलते हैं दिल्ली को पानी किससे मिलता है, यानी सोर्सेज क्या है पानी के, दिल्ली को किस किस सोर्सों से पानी मिलता है, किन किन राज्यों से उसके पास पानी आता है, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी गई है। यदि आपको कुछ दिनों पहले का कुछ याद होगा तो हमने कुछ दिन पहले एक तो एडिटोरियल पर चर्चा की थी जहाँ पे हम बात कर रहे थे दिल्ली के जो झुग्गी वाला एरियाज है वहाँ पर, जहाँ पर पानी की सीवियर शॉर्टेज देखने को मिल रही थी। ये कुछ नहीं है, उसी का एडिशन आप मान के चल सकते हैं। मतलब उसी से संबंधित जो न्यूज़ आई थी उसी में एडिशन हम यहाँ पे देख के चलते हैं। उस एडिटोरियल के अंत में अपन ने क्या देखा था कि जो दिल्ली सरकार है वो कहाँ चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इस पर अपना वर्डिक्ट दिया है, उसने अपने बात रखी है, अपने जो जजमेंट है वो दिया है। तो उसी संबंध में अपन आज जो है वो प्रोग्रेस को पढ़ने वाले। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो हमारा पेपर जीएस पेपर 3 और पेपर 4 है उसमें जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आता है उसमें कंजर्वेशन की जो यूनिट 14 है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संरक्षण में जो जो जल संरक्षण होता है, वाटर कंजर्वेशन होता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारे लिए जीएस पेपर 1 यानी जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्योग्राफी की एक यूनिट है 12, इसमें बोला गया है कि इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना यानी कि महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, उसमें एक यहाँ पर चर्चा की जा रही है हीट वेव के बारे में। हीट वेव क्या होती है, हीट वेव आज जानेंगे इनके बारे में। अगर आपको पता हो तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये हीट वेव क्या होता है। ठीक है, तो ये हीट वेव क्या है, एक इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चर्चा क्या है, क्यों चर्चा में आया है। हाल ही में क्या हुआ है, जो दिल्ली है वहाँ पर क्या हुआ है, कई महीनों में मतलब महीनों का रिकॉर्ड तौर क्या हुआ है, गर्मी पड़ी है। और गर्मी कैसी, हीट वेव के कारण पड़ी है। इस कारण से वहाँ के निवासियों को क्या है, पानी की कमी का सामना करने को पड़ा, इसलिए चर्चा में आ रहा है। नेक्स्ट क्या देखें कि जो हमने पहले एडिटोरियल में देखा था कि पानी की शॉर्टेज होने के कारण दिल्ली की जो सरकार थी वहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। किस लिए, पानी के लिए कि आपको हमारे जो आसपास के जो राज्य हैं वो हमें पानी नहीं दे रहे हैं, इनको पानी देने के लिए आप कहिए। तो उसी में क्या हुआ है, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की पेयजल जो संकट है उसको हल करने के लिए उसके पास अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी शुक्रवार तक जारी किया जाए। अब ये क्यूसेक क्या होता है भाई, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, क्यूबिक फीट पर सेकेंड है ना, ये पानी की मतलब मेजरमेंट के लिए हम बोलते हैं क्यूबिक फीट पर सेकेंड। एक और टर्मिनोलॉजी जो इसमें नई आई थी वो थी MGD, है ना, MGD। अभी MGD क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलियन गैलन पर डे, है ना, मिलियंस गैलन पर डे। तो ये तो पानी को मेजर करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी शॉर्ट फॉर्म इन्होंने इस्तेमाल करें क्यूसेक, और इसके बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक हीट वेव होती क्या है जिससे ये परेशान चल रहा है दिल्ली। ये हीट वेव क्या होती है। हीट वेव की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि हीट वेव को अत्यधिक गर्म मौसम की एक अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी एक पीरियड है जहाँ पर अत्यधिक गर्मी का मौसम होता है, वहाँ पर मतलब उत्पन्न होने लग जाता है, जहाँ जो आमतौर पर किसी क्षेत्र के ऐतिहासिक औसत के अधिक होता है तथा 2 या अधिक दिनों तक चलता रहता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि अभी तक इतिहास में उसके जितने भी गर्मी पड़ी है उस गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ अभी क्या बोलते हैं गर्मी पड़ेगी, और मुख्यतः कितने दिनों तक, कम से कम 2 या 2 से अधिक दिनों तक वो देखने को मिल जाए वो गर्मी का, तो उससे हम क्या कहते हैं, हीट वेव का नाम देते हैं।
आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानकारी दे रही है जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत का मौसम विज्ञान विभाग जो है, उसने इसके लिए एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें यदि 40 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर का तापमान पहुंच जाता है तो या फिर उस तक भी तापमान पहुंच जाता है तो हम उसको हीट वेव का नाम दे देते हैं। यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री जो होती है वहाँ तक भी पहुँच जाता है तो हम क्या कह देते हैं, उसको हीट वेव हो गई। कारण क्या होगा भाई, आप जरा सोचो, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री और जो पहाड़ी क्षेत्र उसमें 30 डिग्री, ऐसा क्यों होता होगा? ऊपर कम ही टेम्परेचर में हीट वेव क्यों डिक्लेयर कर दी जाती है और नीचे जो मैदानी क्षेत्र होता है उसमें कम, उसमें और ज़्यादा जो रहती है टेम्परेचर, फिर उसको हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली की पानी जो है वो आता कहाँ से वो उसके सोर्सेज हैं। तो पहला सोर्स तो भाई उसका यमुना नदी है ना। दूसरा सोर्स क्या है? गंगा नदी। इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कौन कौन से राज्यों से निकल के आती है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यमुना के बारे में, कि दिल्ली को अपने पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यमुना नदी से प्राप्त होता है जो हरियाणा से आती है। मतलब हरियाणा से निकल के आने वाली जो यमुना नदी है उससे जो दिल्ली उसको अपना अधिकतर जो इंपॉर्टेंट पानी का हिस्सा होता है वो प्राप्त होता है। दूसरा क्या है? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर यानी जो अपर गंगा कैनाल है उसके माध्यम से गंगा से भी पानी की आपूर्ति की जाती है। जो दिल्ली है वहाँ पर जो अपर गंगा कैनाल है उससे भी क्या होती है, यहाँ पे गंगा का पानी जो है वहाँ पर दिया जाता है, जो दिल्ली की जल आपूर्ति में लगभग 254 मिलियन गैलन प्रतिदिन, जो मैं बताया था ना MGD, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 254 मिलियन गैलन प्रतिदिन जो है उसका योगदान देती है गंगा नदी जो होती है, वो इस कैनाल के माध्यम से आती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा नदी का जो पानी होता है वो किस कैनाल के माध्यम से जो दिल्ली है उसको मिलता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रावी और जो व्यास नदी है उससे हमको क्या होता है, दिल्ली जो होती है उसको पानी मिलता है। रावी व्यास जल प्रणाली हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। जो उसकी जो वाटर वाली है वो कहाँ प्रवेश करती है? हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। 2 चैनलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करती है। कैरियर लाइंड चैनल है ना, इसको बोला जाता है CLC है ना, और मुनक और दिल्ली उप शाखा है ना, इनके माध्यम से क्या करते हैं, पानी की आपूर्ति वहाँ पे होती है। आगे देखिए और कहाँ से होती है? अंतर्राज्य जल बंटवारा, यानी जो इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके माध्यम से भी जो दिल्ली होता है उसको पानी मिलता है। कैसे? दिल्ली अपनी जल आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, स्टेट का नाम याद रखना है आपको, UP, पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, और इन राज्यों से कच्चे पानी की मात्रा में कोई भी कमी राष्ट्रीय राजधानी में जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। यानी अगर इसमें से अच्छी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक शायद होगी इसमें, तो यहाँ पर क्या है, अगर पानी की मात्रा सही प्रकार से नहीं मिल पाती इन 3 राज्यों से तो हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली उसमें पानी की आपूर्ति देखने को मिल जाती है। और अभी देखा था हमने कि जो ये राज्य थे वहाँ से उनको पानी मिलना कम हो गया था दिल्ली को, इसलिए भी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही थी। इसके सिवा कहाँ से मिलता है पानी? तो भूजल यानी ग्राउंड वाटर से मिलता है। ग्राउंड वाटर के लिए कौन सी एजेंसी यहाँ पे मेन कंसर्न रहती है? वो है हमारी जो DJB है, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड जो है ना, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीज़न क्या है शॉर्टेज की, क्या कारण है कि पानी जो है वहाँ पे कम हो रहा है। तो रीज़न जो है शॉर्टेज के वो कुछ नहीं है, वो ये है कि भूजल का अत्यधिक दोहन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा वो है कि शहरों की मांग दिल्ली जल बोर्ड यानी जो DJB है आपूर्ति से अधिक है, यानी जो मांग है वो आपूर्ति से अधिक है। सीधी सी बात है, जब भी कोई मिसबैलेंस हो ना तो आप समझ जाओ कि डिमांड या सप्लाई में क्या हुआ है, कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन आया है। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई उतनी ना हो पाए, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उतना है नहीं कि इतनी सप्लाई कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जो भूजल जो है उसका अत्यधिक दोहन करने के कारण स्थिति बन जाती है। अब देखो, आपकी डिमांड ज़्यादा है, आपकी भूमि में पानी नहीं है, अब उसके बाद भी आप उसमें से निकाल रहे हो, थोड़ा बहुत जो बचता होगा बिल्कुल उसका इतना दोहन कर दे रहे हो कि बिल्कुल हो रही है। और बाद में हमने क्या करे, कंक्रीट के जाल बिछा दिए हैं, उससे जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें रिचार्ज भी नहीं हो पाता, बारिश आती है पानी नहीं जाता। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सार्वजनिक परिवहन है ना, उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने एक दिन पढ़ा था, इसी टॉपिक में जो आया था अपन ने डिटेल में चर्चा करी थी, इनोवेशन के बारे में कि कैसे किया जा सकता है। आज मैं 2-3 और सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि किन किन माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आपने उन कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो पहले अपन रीजन का पढ़ लिया अपन ने, क्या? वाटर शॉर्टेज का, भूजल का अत्यधिक दोहन, ये सबसे बड़ा रीजन है। सेकंड क्या है? जल स्रोतों का प्रदूषण। अब जो आपके जल के स्रोत है ना, जैसे यमुना नदी में
जो अमोनिया है और अन्य प्रदूषण को उच्च स्तर पर आपूर्ति, जो मतलब देखा जा रहा है जो हमारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं वहाँ पर यमुना नदी में बढ़ रहे हैं। अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे यमुना नदी का फोटो तो देख के आप दंग रह जाएंगे, इतना मतलब आप उसमें पोल्यूशन देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन है उसका भी प्रभाव वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से जो वाटर शॉर्टेज है वो देखने को मिलती है। कहीं पर ज़्यादा वर्षा, कहीं पर कम वर्षा, सीधी सी बात है कहीं ना कहीं पानी की कमी देखने को मिल जाएगी। एल नीनो जो आया था ना वो भी एक कारण था कि यहाँ पर गर्मी जो थी वो स्थिति बनी थी। अकुशल जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट ही सही नहीं है। अगर आप वाटर मैनेजमेंट सही कर लें तो स्थितियाँ भी बढ़िया हो जाएंगी। और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय राज्य जल विवाद। अब राज्यों के बीच में क्या चलते रहते हैं, राज्य में विवाद चलते रहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे आपको, उसमें नहीं देंगे, तो स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ये कारण है। एक कारण एल नीनो का भी है ना, जो हमारे एल नीनो आया था। एल नीनो क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो आप ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें बलराम सर के जो वीडियो है उस पर जाकर देख सकते हैं कि एल नीनो क्या होता है। पूरा डिटेल में वो कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी का एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका एक काम है कि आपको एल नीनो जो है वो समझ लेना है अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं, पूरा टॉपिक जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपसे बात कही थी कि इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कुछ नए सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो पानी है उसको हमें बचाना है, हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, तो हम क्या लेकर आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो बसेज होती हैं, ट्रेन होती हैं, इनको क्या करा जाए, इनको प्रोत्साहन किया जाए। जो कारें होती हैं उनको कम से कम न्यूनतीकरण करा जाए, उनको कम से कम किया जाए, है ना, मिनिमाइजेशन उनका किया जाए प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का। अब उससे कैसे होगा फ़ायदा, उस वीडियो में हमने चर्चा करी थी। आज हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि कैसे हमको फ़ायदा मिल सकता है। आपने एक टेक्निक के बारे में सुना होगा, प्लांटेशन की टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं मियावाकी टेक्निक। एक व्यक्ति थे जापान के, इनका नाम था अकीरा मियावाकी। उन्होंने क्या करा था, एक इनोवेशन करा था, एक टेक्निक का चालू करी थी, जिसके कारण उनका नाम जो है वो इतना प्रचलित हो गया। उनकी जो उन्होंने खुद के अपने खुद के दम पर एक खुद का क्या बना लिया था, छोटा सा एक जंगल तैयार कर लिया था इस टेक्निक के माध्यम से। तो ये टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मियावाकी टेक्निक क्या कहती है, मियावाकी टेक्निक कहती है कि यदि आपको कहीं पर वृक्षारोपण करने हैं तो वृक्षारोपण ऐसा ना करें कि बाहर बाहर की चीज़ें, मतलब जो ऐसे पौधे जो ज़मीन को सूट ही नहीं करते हैं, उस पर्टिकुलर जो सॉइल होती है उसमें सूटेबल नहीं है, वहाँ के लोकल नहीं है वो पौधे। अब हम गलती क्या करते हैं, अधिकतर बार वही लगाते हैं ले आकर, क्योंकि वो सुंदर होते हैं देखने के लिए। मियावाकी टेक्निक के अंतर्गत बताया जाता है जो स्थानीय पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को हम क्या करें, यहाँ पर लगाएं। अब देखो, जब ये जो मियावाकी टेक्निक के मियावाकी फॉरेस्ट जो बनते हैं ना, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डेंसिटी बहुत होती है उनकी, मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़े, मतलब आसपास पेड़ों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जब पेड़ आसपास ज़्यादा होंगे, सॉइल को अच्छी तरीके से पकड़ के रखेंगे, सॉइल को अच्छी तरीके से पकड़ के रखेंगे, वाटर जो है उसको ऑब्जर्वेशन उसका अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर जो है उसकी भी दिक्कत खत्म देखने को मिलेगी, इन्वायरमेंट है वो भी बचेगा, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। पेड़ पौधों की जो स्ट्रेंथ है, जो हम एक एक पौधे लगाते हैं, दो दो पौधे लगाते हैं, उसकी जगह हम एक जंगलों के जंगल तैयार कर सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है कि हम यदि देखें, हम सबसे ज़्यादा पानी कहाँ खर्च करते हैं, यदि हम कृषि क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी हम किस जगह खर्च करते हैं, हम खर्च करते हैं हमारी फसल में। वो भी कौन सी फसल, जो धान की खेती होती है, जो राइस का हमारे जो कल्टीवेशन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है, जो टेक्निक हम आज वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्निक कौन सी है, ट्रांसप्लांटेशन, है ना, ट्रांसप्लांटेशन। अभी टेक्निक क्या होती है इसको डिटेल में आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं शॉर्ट में समझाऊँ ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या होती है। अभी आज वर्तमान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो कृषि से जुड़े लोग होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी जब हम राइस की खेती, मतलब जो धान की खेती करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो उसके बीज होते हैं उनको थोड़ा सा बड़ा होने के लिए नर्सरी में उगाते हैं, राइट। उसके बाद जब ये थोड़े बहुत उग जाते हैं, उसके बाद इसको ले आकर जो खेत होता है उसमें जाके लगा देते हैं। अब इसको खेत में लगाने के लिए इस खेत को पहले प्रिपेयर किया जाता है किस माध्यम से, इसमें बहुत ज़्यादा पानी को भर के, जहाँ पे जो पानी होता है उसको भरा जाता है, कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर तक पानी को भर के रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमने पौधा छोटा सा तैयार किया है इसको वापस ले आके लगा देते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो अत्यधिक पानी होता है उसका इस्तेमाल हमको यहाँ पे करने को दिखता है, पानी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये भी स्थिति बनती है कृषि क्षेत्र में कि अत्यधिक हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, जो प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम चेंज कर लें। अब कौन सी प्रोसेस लेकर आए, वो भी करंट अफेयर्स में एक दिन चर्चा में आई थी, इसका नाम था DSR। DSR मेथड मतलब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड।
अभी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड क्या है? ये वे मेथड है जिसके माध्यम से हम ये जो गलती यहाँ पर कर रहे हैं ना, इस गलती को करना बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो सीड्स होंगी, जो हमारे वो होंगे, जो हमारे बीज होंगे, उनको डायरेक्टली मशीन के माध्यम से जो ज़मीन है उसमें डाल देंगे। साथ ही साथ वो जो मशीन सीड्स को डालने आएगी, उसी में वो क्या कर देगी, जो उर्वरक होंगे, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होंगे, मैन्योर होंगे, वो भी साथ में उसमें डाल देंगी। इसमें डीएसआर मेथड से क्या होता है, उत्पादकता भी धीरे धीरे बढ़ने की स्थिति देखने को मिलती है। तो एक सोल्यूशन हमारा डीएसआर मेथड का भी हो सकता है। तो आज हमने टॉपिक को थोड़ा सा जो था, जो पहले का था, उसको आगे की इसकी कहानी समझी कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसका डिसीजन क्या लिया है, और क्या क्या पूरे कारण बने। दिल्ली को कहाँ कहाँ से पानी मिलता है ना, ये कैनाल्स हैं, जो ये नदी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना रहता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब ये चर्चा में चलते हैं तो इसी से ये क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी में बनने की स्थिति बन जाती है। तो मैं आशा करता हूँ जो ओवरऑल मैंने अभी तक समझाया है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब यदि आपको ये पूरी चर्चा जो हमने करी है उसका PDF अगर आपको चाहिए, तो आप आदर्श परिवार के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चले आएँ, उसमें सर्च कर लेंगे आप आदर्श परिवार इन मॉडर्न नालंदा, आपको चैनल मिल जाएगा। या फिर ये जो QR कोड है, इसको भी आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली चैनल तक आप पहुंच जाएंगे। इसके ये जो करंट अफेयर्स के PDF हैं, ये तो आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट कराया जाता है, जैसे कि पॉलिटी है, जैसे कि बाकी जो अभी पॉलिटी की लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो उन सभी के जो PDF होते हैं वो कहाँ पर, इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहना चाहते हैं कि आपके जो ज़िले हैं वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस है, तो उसके संपर्क के लिए आप इस वाले नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं और अपनी जो जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की जो चर्चा होगी वो समझ में आई होगी। इस चर्चा की समाप्ति करेंगे परीक्षित भारती सर के एक कथन से। वो क्या है, मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बने, क्योंकि बिना आधार के उड़ान संभव नहीं है। जैसे हवा के बिना हवाई जहाज, पानी के बिना नाव और पटरी के बिना रेल आदि। यानी कहने का अर्थ क्या होता है, बेस, जो बेस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है, जिससे ये जो हमारा बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि बिल्डिंग की बिल्डिंग जो है बाद में खड़ी होती चली जाए। क्योंकि बिना हवा के हवाई जहाज़ नहीं चल सकता, बिना पानी के नाव नहीं चल सकती, और जो हम देखें बिना रेल के, मतलब जो रेल लाइन होती है, पटरी होती हैं, उसके बिना रेल भी नहीं चल सकती। तो इस कथन के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आपको इस मतलब पूरे एडिटोरियल के संबंध में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में। फिर मिलते हैं किसी और नए एडिटोरियल के साथ बहुत जल्द।